आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक भूगोल की, उसका अध्याय 9। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चर्चा शुरू करते हैं भारत के संदर्भ नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसका एक भाग पार्ट 1 पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है। आज प्रस्तुत है सतत पोषणीय विकास। विकास शब्द जो है ये एक ऐसा शब्द है जो समाज में आमतौर पर प्रचलित है। समाज में अगर कोई भी परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन, उससे हम समाज में कहते हैं कि विकास हो रहा है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है, कई आयाम हैं इसके। और अर्थव्यवस्था में, समाज तथा पर्यावरण में अगर सकारात्मक परिवर्तन आता है, ऐसा परिवर्तन जो अनुत्क्रमीय है, जो उसको लौटाया न जा सके, अनुत्क्रमीय परिवर्तन, उसको हम विकास कहते हैं। अब विकास जो एक गतिशील बहुआयामी संकल्पना है, पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जब जागरूकता बढ़ती जागरूकता के कारण विकास की एक नई अवधारणा का उदय हुआ, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यह सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत से मतलब है लगातार होने वाला, जो लगातार चलता रहे। ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है टिकाऊ विकास। ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, उस विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ती पर्यावरण चिंता को ध्यान में रखकर विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की। 1960 के दशक में पश्चिमी देशों में, पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ने लगी। इसके कारण जो विकास की नई अवधारणा आई, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कह रहे हैं, इस विकास के सतत पोषणीय विकास के लिए जो उत्तरदायी कारण थे, उसमें 1968 में एहलिंज की एक पुस्तक आई जिसका नाम था द पॉपुलेशन बम। 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द लिमिट टू ग्रोथ। इसके प्रकाशन के बाद पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ने लगी विकास के संबंध में, और इसी संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसको भी चिंता बढ़ी और उसने एक संस्था बनाई WECD। और जो WECD थी, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग जो है, उसकी जो प्रमुख बनाया गया, वो बनाया गया नॉर्वे की प्रधानमंत्री हर्लेम ब्रेटलैंड को। हर्लेम ब्रेटलैंड उसकी प्रमुख बनाई गई। इस आयोग ने, जो हर्लेम ब्रेटलैंड थी, इसका जो आयोग बना था, उस आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसको नाम दिया गया आवर कॉमन फ्यूचर। इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है ये 1987 में प्रस्तुत हुई। इस ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने विकास की एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि विकास क्या है? एक ऐसा विकास, ये विकास की जो परिभाषा दी उन्होंने, ये सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। एक ऐसा विकास हो जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति भी प्रभावित न हो, और जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, उसको हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के बाद जो अगला हेडिंग है, उसमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में एक केस स्टडी दी गई है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी जो नहर बनी, इस नहर की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और यह
19.63 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र की सिंचाई करेगी। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाना है, जिसमें से जो नहर क्षेत्र है, इसका जो कमान क्षेत्र है, इसका 70% प्रवाह नहर क्षेत्र तंत्रों द्वारा पूरित होना है, बहती हुई नहरों द्वारा, और शेष 30% जो है वो लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा, यानी पानी को उठाकर सिंचाई की जाएगी। इस नहर के बनने के बाद, जब ये नहर बनने लगी तो ये माना गया, जब ये बन गई, जब इस नहर से सिंचाई होने के बाद राजस्थान क्षेत्र में, उस क्षेत्र में दोनों तरह के परिवर्तन आए। कुछ परिवर्तन सकारात्मक आए, कुछ परिवर्तन नकारात्मक आए। सकारात्मक परिवर्तन इस तरह के आए कि सिंचाई तंत्र का विकास हुआ, जिससे फसलोत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि सिंचाई करने का उद्देश्य होता है जो फसल है उसके उत्पादन को भी बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो ऐसी फसलें हैं जो नहीं हो पाती हैं किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण या नमी की कमी के कारण, तो उन फसलों का भी उत्पादन लिया जा सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे सिंचाई के सुविधा के कारण फसलों का प्रतिरूप बदलने लगा। जो पहले यहाँ पे फसलें होती थी जिनको कम पानी की आवश्यकता होती थी, जैसे बाजरा है, जैसे चना है, जैसे ग्वार है, इस प्रकार की फसलें जो यहाँ पे पैदा होती थी, उसके स्थान पर किसान लोग गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, इस तरह की फसलें लेने लगे। और यहाँ का जो तंत्र था, जो पारिस्थितिक तंत्र था, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि और पशुधन पालन में जो पशुधन उत्पादकता थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। यह सकारात्मक परिवर्तन था। लेकिन साथ साथ नकारात्मक परिवर्तन यह हुआ कि जो मिट्टी थी वो लवणीय होने लगी, जमीन बहुत ज्यादा जलाक्रांत होने लगी। पानी हमेशा जमीन में रहता था, तो जमीन जलाक्रांत होने लगी, लवणीय होने लगी, क्षारीय होने लगी, और धीरे धीरे मृदा का जो गुणवत्ता थी उसमें काफी गिरावट आने लगी। सतत पोषणी विकास की जो अवधारणा थी उसमें कहीं न कहीं निम्नीकरण हुआ। इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। फसल उगाने के लिए मृदा में नमी सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकी पोषणता पर कई विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं। विद्वान ये मानते हैं कि यह नहर उपयुक्त नहीं है। इस नहर के बनने के बाद इस क्षेत्र का जो विकास हुआ वह जिस प्रकार विकास हुआ तथा इससे जिस प्रकार भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ, उससे विद्वानों का दृष्टिकोण सही सिद्ध होता है। अब विद्वानों का मानना था कि यहाँ का पर्यावरण बदलेगा, भौतिक पर्यावरण में धीरे धीरे यहाँ का निम्नीकरण हुआ, इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई, और ये जो विद्वान मानते थे कि ये नहर की जो सतत पोषणीयता है ये नहीं बनी रहेगी, वो बात सही सिद्ध हुई। अब हम कैसे उपाय करें जिससे सतत पोषणी विकास हो पाए, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए हमें? सतत पोषणी विकास के लिए जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना चाहिए। इस क्षेत्र के फसल प्रतिरोध में जल सघन फसलों को न बोया जाए, ऐसी फसलों को न बोया जाए जिससे पानी की अधिक आवश्यकता होती है जिनको। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नहरों को पक्का करना, भूमि विकास कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। ऐसी फसल जो जलाक्रांत जमीन और लवणीय भूमि है इसका सुधार किया जाना चाहिए। वनीकरण और वृक्षों की रक्षण मेखला का विकास किया जाना चाहिए। निर्धन भूस्वामियों को संस्थागत ऋण की सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा कृषि के साथ साथ जो अन्य सेक्टर हैं उनका विकास किया जाए, जिससे सतत पोषणी विकास है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।